नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूपी टीजीटी साइंस का एक महत्वपूर्ण चैप्टर समवायता आइसोमेरिज्म पढ़ने चल रहे हैं, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ठीक है, आज एक ही वीडियो में इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। समवायता क्या है, सबसे पहले हम इसे जान लेते हैं। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु भौतिक या रासायनिक गुणों में भिन्नता हो, उन्हें समवायी तत्व कहते हैं या यौगिक कहते हैं, तथा इस परिघटना को ही समवायता कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है ग्लूकोज का यहाँ पे उदाहरण है CHO121। तो इसके हिसाब से इम्पेरिकल फार्मूला इसका C1H2O1 है और अणुसूत्र इसका C6H12O6 है। संरचना सूत्र इसका ये CHO, इस प्रकार से इसका संरचना सूत्र है। तो समवायता दो प्रकार की होती है। पहली है संरचनात्मक समवायता, जिनके अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है त्रिविम समवायता, अणुसूत्र तथा संरचना सूत्र समान होते हैं किंतु अणुसूत्र में उपस्थित परमाणुओं का आकाशीय वितरण भिन्न भिन्न होता है। ज्यामितीय समवायता, प्रकाश समवायता, रोटेशनल आइसोमेरिज्म। तो ये आपका समवायता का पार्ट है। अब आते हैं पहले पॉइंट चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समवायता के ऊपर। इन कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं किंतु कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में अंतर होता है। 4 या उससे अधिक कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन ही श्रृंखला प्रदर्शित करते हैं, समान श्रृंखला प्रदर्शित करते हैं। जैसे C1, C2, C3 श्रृंखला समवायता प्रदर्शित नहीं करते। C4H10 ब्यूटेन, N ब्यूटेन नॉर्मल ब्यूटेन है क्योंकि ये चेन में है, और यहाँ पे आइसो ब्यूटेन क्योंकि ये सेकंड कार्बन से एक ब्रांच ओपन हो गई है। ये पेंटेन C5H12, तो ये नॉर्मल पेंटेन है क्योंकि ये चेन श्रृंखला में है, और ये 2 मेथिल ब्यूटेन या आइसोपेंटेन कहेंगे। और ये नियो पेंटेन क्योंकि ये दोनों तरफ इसके ब्रांच हो गई है। चेन का ये सीधा है, ऊपर नीचे भी लगा, इसलिए इसको आइसोमेरिज्म, नियो आइसोमेरिज्म कहेंगे। अब C1, C2, C3 1 और C4 2, ऐसे इसका ये लगा है। C10 तक 75 पाएगा। अगला पॉइंट है इसका हेक्सेन का फार्मूला है C6H14। तो नॉर्मल हेक्सेन है ये, और यहाँ पे 2 मेथिल पेंटेन है क्योंकि ये दूसरे वाले से जुड़ा है मेथिल ग्रुप, तो ये पेंटेन हो जाएगा। और ये 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा, ये 3 मेथिल पेंटेन हो जाएगा, ये 2,2 डाई मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा। अब स्थान समवायता, पोजीशन आइसोमेरिज्म को देखेंगे तो इसमें बता रहा है ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तथा क्रियात्मक समूह समान हो किंतु अणु में क्रियात्मक समूह की स्थिति अलग अलग हो, उन्हें स्थान समवायी कहते हैं तथा इस परिघटना को ही स्थान समवायता कहते हैं, अर्थात जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। जो क्रियात्मक समूह टर्मिनल होते हैं वे स्थान समवायता प्रदर्शित नहीं करते हैं। CH3 CH2 CH2 COOH, CH3 CH CH3 COOH, CH3 CH2 CH2 CHO। तो ये एज एबव दोनों अणुओं में क्रियात्मक समूह की स्थिति समान है, अतः यह स्थान समवायी नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों अणुओं में क्रियात्मक समूह की स्थिति समान है, ये एक ही पोजीशन पे लगे हुए हैं क्रियात्मक समूह, इसलिए ये नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CHO पहले पोजीशन पे, यहाँ भी ये लगा है पहले ही पोजीशन पे। ये पहला पोजीशन, ये पहला पोजीशन, पहले पोजीशन पे है, इसलिए स्थान समवायता नहीं है। अब इसमें आते हैं कौन कौन से स्थान समवायी हैं। जैसे CH3 CH2 CH2OH, ये प्रोपेन 1 ऑल स्थान समवायी है। कैसे? इसमें 1 पोजीशन पे लग रहा है और इसमें सेकंड पोजीशन पे। CH3 CHOH CH3, ये प्रोपेन 2 ऑल। स्थान समवायी में CH3 CH2 CH2 NH2, और ये CH3 CH CH3 NH2, तो ये स्थान समवायी है। और यहाँ पर भी ये स्थान समवायी है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये स्थान समवायी, ये सारे एग्जाम्पल हैं। अब आते हैं
फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समूह समवेता, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान किंतु क्रियात्मक समूह अलग अलग हों उन्हें क्रियात्मक समूह समवयी कहेंगे तथा इस परिघटना को क्रियात्मक समूह समवेता कहेंगे। जैसे CH3CH2OH ये एल्कोहल है और ये CH3OCH3 ये ईथर है। एल्कोहल और ईथर है, इसमें क्रियात्मक समूह में भिन्नता है, इसलिए ये क्या है, क्रियात्मक समूह समवेता है। यहाँ पे CH3CH2CHO एल्डिहाइड है और यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OCH3 ये कीटोन है। CH3CH2COOH एसिड है और ये CH3COCH3 ये एस्टर है। एस्टर के साथ OCH3 लग गया तो ये एस्टर हो गया। तो यहाँ पे ये क्या कहला रहा है, क्रियात्मक समूह समवेता कहला रहा है। अब अगला देखते हैं टाटोमेरिज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं चलावयता। एक दूसरे में स्वतंत्र रूप से परिवर्तनशील यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु अणु में उपस्थित किसी एक हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति अलग अलग हो उन्हें चलावयता कहते हैं तथा इस परिघटना को चलावयता कहते हैं। जैसे कीटोन ग्रुप है ये CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3 और ये CH3COH डबल बॉन्ड CH3 ये एनॉल है। तो ये कीटोन या टाइटोमेरिज्म कहते हैं, इसको साइनो कहते हैं। HC डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड N और ये साइनो आइसोसाइनाइड या टाइटोमेरिज्म। अब अगला पॉइंट इसी में, अनुनादी संरचनाओं में इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन होता है तथा परमाणुओं की स्थिति अपरिवर्तित रहती है जबकि चलावयी संरचनाओं में परमाणु की स्थिति बदल जाती है। अतः अनुनादी संरचनाएं तथा चलावयी संरचनाएं अलग अलग होती हैं। अनुनादी संरचनाओं को अलग अलग करना संभव नहीं है किंतु चलावयी संरचनाओं को अलग अलग किया जा सकता है। अतः चलावयता एक विशेष प्रकार की क्रियात्मक समूह समवयी होती है। चलावयता या टाटोमेरिज्म की आवश्यक शर्तें, यौगिक में मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा एक ऋण विद्युतीय परमाणु हो तथा दूसरा पॉइंट है यौगिक में एक अम्लीय अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। जैसे यहाँ पे उदाहरण में CH3COCH3, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ा ऋण आवेशित कौन है, ऑक्सीजन है और यहाँ पे CH के साथ H बॉन्ड जुड़ा अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक मोड में। तो ये आपका क्या कहलाएगा, चलावयता की शर्तें में ये ऋण विद्युतीय और एसिडिक नेचर का होना चाहिए। अब यहाँ पे CH3CH3CH3C डबल बॉन्ड OH चलावयता प्रदर्शित नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन तो है ऋण विद्युतीय लेकिन हाइड्रोजन प्लस वाला है नहीं। CH3C डबल बॉन्ड सेम यहाँ पर भी वैसे ही है और यहाँ पर ये तीनों प्रदर्शित नहीं कर रहे। अब कौन प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पे, ये बेंजीन रिंग के साथ जब कीटोन ग्रुप और मेथिल ग्रुप जुड़ गया तो ये चलावयता प्रदर्शित कर रहा है क्योंकि यहाँ पे इस पोजीशन पे H प्रदर्शित करेगा। अब यहाँ पे देखिए ये चलावयता प्रदर्शित कर रहे हैं दोनों। इसमें बेंजीन रिंग बाहर, बेंजीन रिंग के अंदर बॉन्ड नहीं है, इसमें बेंजीन रिंग के अंदर बॉन्ड है। यहाँ पे डबल बॉन्ड वो बाहर यूज हो गया है, यहाँ पे अंदर यूज हो गया है। तो सभी शर्तों को पूरा करता है किंतु चलावयता प्रदर्शित नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे पैरा क्विनोन बना ले रहा है, इस पोजीशन पे पैरा क्विनोन बना ले रहा है इसलिए प्रदर्शित नहीं कर रहा है, यह संभव नहीं है। अब इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो ये sp संकर है और इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 120 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 अंश पर हो जाएगा sp संकर। अब देखते हैं मध्यावता। मध्यावता जिसको हम मेटामेरिज्म कहते हैं, यह संभवतः उन कार्बनिक यौगिकों में पाई जाती है जिनमें द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है उन्हें मध्यावयी कहते हैं तथा इस परिघटना को मध्यावयता कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, एकदम इक्वल प्लेस रहे, मतलब कि ये बीच में बॉन्ड है तो इधर और उधर दोनों की पोजीशन क्या है, सेम है यहाँ पे। तो इसमें क्या बोल रहा है, यह समवेता उन कार्बनिक यौगिकों में पाई जाती है जिनके द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह उपस्थित हों। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हों किंतु द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न हो। कार्बन परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न हो, मतलब कि एक तरफ कम कार्बन परमाणु हो, एक तरफ ज़्यादा हो, इधर 2 है इधर 2 है, इधर 3 है इधर 1 है,
इधर 2 है, 2 है, इधर 3 है, 1 है, तो ये सभी प्रदर्शित करेंगे। अब अगला है स्टीरियोमेरिज्म, जिसको त्रिविम समवेता कहते हैं। अब इसका पहला है ज्यामित समवेता, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तथा क्रियात्मक समूह समान हो किंतु कार्बन कार्बन द्विबंध के चारों तरफ प्रतिबंधित घूर्णन के कारण जिनकी पहचान अलग अलग हो, उन्हें ज्यामित समावयी कहते हैं तथा इस परिघटना को ज्यामित समवेता कहते हैं। मेलेनिक एसिड, ये मेलेनिक एसिड का एक स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, फ्यूमरिक एसिड या फ्यूमरिक एसिड ही है। वन टू डाई मेथिल साइक्लोप्रोपेन, ये जिसको सिस पोजीशन पे है, और ये क्या यहाँ पे है, ट्रांस पोजीशन पे है, तो ये क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। अगला है मेथिल एल्डोएक्सामिन, और ये क्या है, साइनोमेथिल एल्डोएक्सामिन। आवश्यक शर्तें क्या है, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये संकर संरचना के कारण घूर्णन प्रतिबंधित है। द्विबंध से जुड़े कार्बन परमाणुओं की दोनों संयोजकताओं से 2 अलग अलग समूह जुड़े हों तो असमान ज्यामित समवेता प्रदर्शित करते हैं, ये ज्यामित समवेता प्रदर्शित नहीं करता है। अब नामकरण पद्धति पे आ गए तो सिस ट्रांस नामकरण, सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप क्या रहे, सेम साइड, जैसे यहाँ पे CH3 है, CH3, ये सेम ग्रुप, इधर EH, तो सेम ग्रुप सेम साइड रहे तो ये सिस, इसको बोलेंगे सिस ब्यूटीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है इसलिए ईन आया, तो 2 पोजीशन पे तो सिस ब्यूटीन। और यहाँ पे सेम ग्रुप अपोजिट साइड, ये CH3 है इधर, ये CH3 इधर, तो इसको बोलेंगे ट्रांस। सेम साइड रहे तो सिस, अपोजिट साइड रहे तो ट्रांस ब्यूटीन। अब साइन एंटी नामकरण, साइन लाइक सिस और एंटी लाइक ट्रांस, तो सेम प्रॉपर्टी सेम साइड, तो इसको बोलेंगे साइन, और सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड तो एंट बोलेंगे। जैसे यहाँ पे H एंड OH सेम साइड है इसलिए साइन बोलेंगे, H एंड OH अपोजिट साइड है तो एंट बोलेंगे। एंटी एल्डोएक्सामिन। अब अगला देखेंगे इसमें E/Z नामकरण। जेड क्या है, यहाँ पे जूसामेन है, टुगेदर मतलब जेड का मतलब यहाँ पे साथ साथ होना है। ई मतलब एंगेनेन अपोजिट साइड, सेम प्रियोरिटी सेम साइड जेड है और सेम प्रियोरिटी अपोजिट साइड ई है, तो ई और जेड ये है। इसके बाद प्रकाश समवेता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो यहाँ पे सोलर लाइट ये मतलब कि 7 कलर में ब्रेक हो जाएगा। पॉलीक्रोमेटिक लाइट अनेक रंगों की तरंगों में टूट जाएगा, एक रंग की तरंगे हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट एक रंग की तरंगे, और यहाँ पे साधारण एक वर्णी प्रकाश है। प्रकाश तरंग चलने की दिशा के लंबवत सभी दिशा में कंपन करती हैं। ये निकोल प्रिज्म, और ये समतल ध्रुवित प्रकाश, मेड अप ऑफ कैल्साइट, स्पेशल क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ CaCO3। प्रकाश सक्रियता, ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल को वामावर्त अथवा दक्षिणावर्त दिशा में घुमा देते हैं, उन्हें प्रकाश सक्रिय यौगिक कहते हैं तथा इस घटना को प्रकाश सक्रियता कहते हैं। प्रकाश समवेता, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल को समान कोण से किंतु विपरीत दिशा में घुमाते हैं, उन्हें प्रकाश समावयी कहते हैं तथा इस परिघटना को प्रकाश समावेता कहते हैं। प्रकाश सक्रिय यौगिक है ये, और इसके रेशियो रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, प्लस साइड है इसलिए इसको +D से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे ये रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लियो रोटरी, इसको माइनस से बोलते हैं। तो ये ऐसे प्रकाश सक्रिय यौगिक को जो समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, उन्हें डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तथा ऐसे कार्बनिक यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं, उन्हें लियो रोटेटरी कहते हैं। अब कायरल कार्बन, ये भी इंपॉर्टेंट है। कायरल कार्बन ऐसे कार्बन जिनकी चारों संयोजकताएं अलग अलग समूहों से जुड़ी होती हैं, उन्हें कायरल कार्बन कहते हैं।
जैसे इस कार्बन से यहाँ पे CHO ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है। मतलब इस कार्बन से चारों संयोजकताओं से, वैलेंसियों से अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं, इसलिए ये क्या है, कायरल कार्बन है। सेम ऐसे यहाँ पे, सेम ऐसे यहाँ पे। अगर मतलब ये हो गया कि अगर चारों कार्बन संयोजकताओं से अलग अलग समूह जुड़े होंगे तो उसे ही हम कायरल कार्बन कहेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पे स्यूडो कायरल। देखिए यहाँ पे कार्बन की केवल दो संयोजकताओं से अलग अलग समूह जुड़े हों तो वह कार्बन कायरल कार्बन की तरह व्यवहार करता है तथा इसे छद्म कायरल कहते हैं। अब कायरलिटी यहाँ पे देखिए, ये CH3 EC से CH3OH है और यहाँ पे H और COOH, और यहाँ पे इसका अगर मिरर इमेज लें तो ये सेम वही बना रहा है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते उनमें कायरलिटी उपस्थित होती है। दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते, कायरलिटी उपस्थित होती है, इसका तात्पर्य यही है। कायरलिटी कब उपस्थित होगी? कायरलिटी के लिए कायरल कार्बन का होना अनिवार्य नहीं है। जिन यौगिकों में कायरल कार्बन होते हैं उनमें भी कायरलिटी अनुपस्थित हो सकती है तथा जिनमें कायरल कार्बन नहीं होते उनमें भी कायरलिटी हो सकती है। जैसे यहाँ पे दिया गया ये इस COOH, ये C यहाँ पे सेम ऐसे, और इसका अपोजिट यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित होते हैं। ये दर्पण क्या हो रहा है, प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जा रहा है। एक दूसरे को अगर हम पलट के रखेंगे तो ये एग्जैक्ट आ जाएगा। दो कायरल कार्बन होते हुए भी कायरल क्लैरिटी अनुपस्थित है इसमें। तो अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पे लंबवत तल में ही है और यहाँ पे क्या है, दर्पण पर अध्यारोपित नहीं होगा, कायरल अनुपस्थित कार्बन रहेगा। दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित होते हैं। कायरल कार्बन का क्लैरिटी दोनों अनुपस्थित है। अब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, कायरलिटी उपस्थित के लिए एलिमेंट सिमेट्री अनुपस्थित होना अनिवार्य है। यदि अणु में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री उपस्थित हो तो कायरलिटी सदैव अनुपस्थित होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, यदि किसी मालिक्यूल से खींचा गया काल्पनिक तल मालिक्यूल को दो बराबर भागों में इस प्रकार विभाजित करता है कि एक भाग दूसरे भाग के दर्पण प्रतिबिंब हो तो अणु में प्लेन ऑफ सिमेट्री उपस्थित रहती है। मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए क्या बोला है, यदि किसी मालिक्यूल से खींचा गया काल्पनिक तल मालिक्यूल को दो बराबर भागों में इस प्रकार विभाजित करे कि एक भाग दूसरे भाग का दर्पण प्रतिबिंब हो। दर्पण मतलब इमेज बनाए, उसका मिरर इमेज उसकी बनाए, तो अणु में प्लेन सिमेट्री उपस्थित होगी। प्रकाश सक्रियता या समावेशिता के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? यदि किसी अणु में केवल एक कायरल कार्बन हो तो उसमें कायरलिटी निश्चित रूप से उपस्थित होती है, निश्चित रूप से उपस्थित होती है। यदि मालिक्यूल में दो या दो से अधिक कायरल कार्बन है अथवा एक भी कायरल कार्बन नहीं है तो अणु में कायरलिटी हो भी सकती है और नहीं भी। यदि अणु में प्लेन ऑफ सिमेट्री उपस्थित है तो कायरलिटी अनुपस्थित होगी। मालिक्यूल नॉन प्लेनर है तो दोनों किनारे एक दूसरे के लंबवत है तथा इसमें कायरलिटी उपस्थित होगी तथा यह अणु प्रकाश समावेशिता प्रदर्शित करेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मालिक्यूल प्लेनर है, अणु के दोनों किनारे समान तल में हैं अतः प्रकाश समावेशिता शो नहीं करेगा किंतु ज्यामितीय समावेशिता प्रदर्शित करेगा। तो इसके एग्जाम्पल ये हैं, ऐसे क्यूमुलेइन सिस्टम जिनमें डबल बॉन्ड की सम संख्या होती है वे नॉन प्लेनर होते हैं तथा प्रकाश समावेशिता प्रदर्शित करते हैं। ऐसे क्यूमुलेनर सिस्टम जिनमें डबल बॉन्ड की विषम संख्या होती है वो प्लेनर होते हैं तथा ज्यामितीय समावेशिता प्रदर्शित करते हैं। इनामस्टर और डाइएस्टेरोमर, तो इसमें ये एनामेस्टर का ये एग्जांपल और लियो का ये डायरेक्टरी है, ये लियो है। ये COH और OH COH सेम यहाँ पे बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टरी और लियो हो जाएगा। मतलब उसका जस्ट अपोजिट रहेगा, मिरर इमेज बना लेगा। और यहाँ पे तीसरा है मेटा। मेटा में क्या हो जाएगा, ऊपर डायरेक्टरी रहेगा, नीचे लियो रहेगा, जस्ट अपोजिट चलेगा। तो स्टीरियो, दर्पण प्रतिबिंब है, एनाउंसमर्स है,
दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, डायस्टोमर्स है। ऐसे त्रिबिंब समावयी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं उन्हें दर्पण प्रतिबिंब होते हैं एनार्समर्स कहते हैं, तथा जो दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते उन्हें डायस्टोमर्स कहते हैं। जैसे रेशमिक मिक्सचर, दो प्रकाश सक्रिय यौगिकों की समान मात्रा को मिश्रित करने पर यदि प्रकाश निष्क्रिय मिश्रण प्राप्त हो तो उसे रेशमिक मिक्सचर कहते हैं। जैसे डेक्स्ट्रो और लियो, डेक्स्ट्रो के लिए यहाँ पे DL रेशमिक मिक्सचर हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टरी और लियो को दोनों को मिक्स कर दिया। अब प्रकाश सक्रिय यौगिक, तो रेसी मेसन, ये क्या हो जाएगा, रेशमिक प्रकाश निष्क्रिय हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रो हो जाएगा और लियो हो जाएगा। प्रकाश सक्रिय यौगिक को प्रकाश निष्क्रिय रेशमिक मिश्र में परिवर्तित करने की घटना को रेसिमाइजेशन कहते हैं तथा प्रकाश निष्क्रिय रेशमिक मिक्सचर को प्रकाश सक्रिय यौगिकों में परिवर्तित करने की घटना को रिसोल्यूशन कहते हैं। मेसो कंपाउंड या मेसोफॉर्म, ऐसे प्रकाश निष्क्रिय यौगिक जिनमें एक से अधिक कायरल कार्बन होते हैं उन्हें मेसो कंपाउंड कहते हैं। रेशमिक मिक्सचर की प्रकाश निष्क्रियता कंपोजिशन के कारण होती है, अर्थात एक अणु द्वारा किए गए ऑप्टिकल रोटेशन को दूसरा अणु निरस्त करता है, अतः इनका रिसोल्यूशन संभव है। मेसो कंपाउंड की प्रकाश निष्क्रियता कंपोजिशन के कारण होती है, अर्थात एक अणु के आधे हिस्से द्वारा किए गए ऑप्टिकल रोटेशन को अणु के अगले आधे हिस्से द्वारा निरस्त किया जाता है, अतः इनका रिसोल्यूशन संभव नहीं है। तो ये यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ऊपर डेक्स्ट्रो है, नीचे लियो है। और इस प्रकार से आपका ये वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। धन्यवाद।